अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम अपने इस चैप्टर को जो है एंड करेंगे और आज की लास्ट ड्रग हम स्टडी करेंगे जो कि है सक्सिनाइल कोलिन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट। उसमें हमने 3 मेडिसिन पढ़ी थी, एक एट्रोपिन, दूसरी ड्रग हमने मेकामाइलामीन, थर्ड ड्रग हमने ट्यूबोक्यूरारीन पढ़ी थी और लास्ट ड्रग जो आपके चैप्टर के अंदर मेंशन है डैट इज़ सक्सिनाइल कोलिन। एट्रोपिन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एट्रोपिन और मेकामाइलामीन ऑलमोस्ट एक जैसे रिएक्ट करती हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि एट्रोपिन मस्करिनिक रिसेप्टर पे अटैक करती है, जबकि जो मेकामाइलामीन है वो गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स पे जाके अटैक करती है। ट्यूबोक्यूरारीन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ट्यूबोक्यूरारीन क्योंकि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्केलेटल मसल्स के ऊपर जाके काम करती है। आपके स्केलेटल मसल्स को जो कि पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए थे, ये उनको रिलैक्स करती है। आज की जो ड्रग है ये एक्सेप्शनल ड्रग है। एक्सेप्शनल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये बिल्कुल एक ख़ास वे में, एक ख़ास तरतीब के साथ बिहेव नहीं करती, बल्कि ये फ्लक्चुएशन शो करती है। फ्लक्चुएशन से मुराद है कि ये एक वक्त में कोई और एक्टिविटी शो कर रही होती है और अगले वक्त में कोई और एक्टिविटी शो कर रही होती है। नॉर्मली फार्माकोलॉजी में जो आप मेडिसिन पढ़ते हैं, आपकी 30% मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि फ्लक्चुएशन शो करती हैं, जो कि एक्सेप्शनल केसेस शो करती हैं और आपने उनको एज सच याद करना होता है। ठीक है। लकीली आपके जो चैप्टर है उनके अंदर इस तरह की मेडिसिन बहुत कम हैं जो एक्सेप्शनल बिहेव कर रही होती हैं, लेकिन एक मेडिसिन उन्होंने आपके बुक के अंदर ऐड कर दी है जो कि सक्सिनाइल कोलिन है। अब आपने याद ये करना है कि ये बिहेव किस तरह से करती है। ठीक है जी। हमें पता है कि जो आपकी सक्सिनाइल कोलिन है, हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा था कि ये जो है आपकी जो है आपकी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग है। ठीक है। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि जो सक्सिनाइल कोलिन है, सक्सिनाइल कोलिन इज़ आ डीपोलराइजिंग एजेंट। ठीक है। हम लिखते हैं कि सक्सिनाइल कोलिन इट इज़ आ डीपोलराइजिंग एजेंट ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है जी। अब लफ्ज़ डीपोलराइजेशन और नॉन डीपोलराइजेशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसको हम यहाँ पे दोबारा से भी देख लेते हैं कि जो लफ्ज़ डीपोलराइजेशन था उसका मतलब है, डीपोलराइज का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना स्केलेटल मसल्स को। नॉन डीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्स करना स्केलेटल मसल्स को। इस दवाई के अंदर ये दोनों खसूसियात मौजूद होती हैं। ये कैसे काम करती है? जब आप इस मेडिसिन को पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और आपको पता है कि जो भी आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग लगाते हैं वो आप हमेशा आईवी लगाते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जब आप उसको आईवी लगाते हैं तो पहले ये पेशेंट में स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके बाद स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करना शुरू कर देती है। ठीक है। ये कैसे करती है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। ये चीज़ आपने नहीं लिखनी पेपर के अंदर, ठीक है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। आपने ये लाइन लिखनी है, इट इज़ अ डीपोलराइजिंग एजेंट ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। अब आपने लिखना है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो जो फार्माकोकाइनेटिक्स लिखी हैं आप उसको ऐड करेंगे कि सक्सिनाइल कोलिन इज़ दिस ड्रग इज़ इंजेक्टेड, दिस ड्रग इज़ इंजेक्टेड इंट्रावीनियसली, यानी इसको आप आईवी लगाते हैं। इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ शॉर्ट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ शॉर्ट। इससे क्या मुराद है कि जब आप पेशेंट में इसको लगाते हैं तो ये बहुत थोड़े अरसे के लिए, बहुत थोड़े से टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आप में आपको फ़ायदा पहुंचाती है। यानी जब आप इसको लगाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए ये आपके दर्द को या आपकी मुसीबत को, आपके मसले को सॉल्व कर सकती है। यही वजह है कि आप इसको इंजेक्शन की सूरत में नहीं लगाते, इसको हमेशा आप ड्रिप की सूरत में लगाते हैं। ड्रिप क्योंकि वक्त के साथ साथ 3-4 घंटे आपकी बॉडी के अंदर वो ड्रॉप्स की सूरत में ये मेडिसिन जाती रहती है, लिहाजा 3-4
घंटे तक, जितनी देर तक ड्रिप आपकी बॉडी के अंदर जाती रहती है, आपको इस दवाई का असर जो है वो मिलता रहता है। सो इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज शॉर्ट, देयरफॉर यूजुअली गिवन बाय कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन्स क्या होती हैं? ड्रिप्स। जो आप ड्रिप्स लगाते हैं उसको आप इन्फ्यूजन्स कहते हैं। तो आप इसको इंजेक्शन की सूरत में नहीं लगाते, इसको आप ड्रिप की सूरत में पेशेंट में लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से अरसे के लिए टाइम के लिए काम करती है, उसके बाद इसका एक्शन ख़त्म हो जाता है। जब आप ड्रिप की सूरत में लगाएंगे तो जैसे जैसे ड्रॉप्स आपकी बॉडी के अंदर आते जाएंगे, या ये दवाई जो है वो अपना काम मुसलसल करती रहेगी। उसके बाद इसमें आ जाते हैं कि हम इसकी फार्माकोडायनामिक्स कैसे लिखेंगे। फार्माकोडायनामिक्स में हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग की। अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये लगता है कि क्योंकि सक्सिनाइलकोलिन एक हमने एंटागोनिस्ट दवाई के तौर पर पढ़ी है, लिहाजा ये वैसे ही एक्शन शो करेगी जैसे कि आपका पिछली दवाइयाँ करती आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जब सपोज करें ये आपका निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं। कौन से निकोटीनिक रिसेप्टर हैं? न्यूरोमस्कुलर वाले, मसल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोमस्कुलर निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पे आपकी एसिटाइलकोलिन मौजूद है, यहाँ पे आपकी सक्सिनाइलकोलिन मौजूद है। अब होगा क्या कि जो आपकी सक्सिनाइलकोलिन है ये बिल्कुल इसी तरह से काम करती है जिसी तरह से एसिटाइलकोलिन काम करती है। ठीक है, यानी सक्सिनाइलकोलिन जब जाके निकोटीनिक रिसेप्टर से बाइंड करती है तो होना तो ये चाहिए कि सक्सिनाइलकोलिन जाके निकोटीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, लेकिन ये क्या करती है? निकोटीनिक रिसेप्टर्स को पहले एक्टिवेट करती है, उसके बाद जाके इसको ब्लॉक करती है। सो आप लिखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि दिस ड्रग इनिशियली प्रोड्यूस produced निकोटीनिक रिसेप्टर एक्टिवेशन, यानी जब आप इसको लगाते हैं पेशेंट की बॉडी में, जैसे ही आप ड्रिप स्टार्ट करते हैं तो ये पहले क्या करती है? आपके निकोटीनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है। ठीक है, निकोटीनिक रिसेप्टर्स कौन एक्टिवेट करता है? आपकी एसिटाइलकोलिन, एंड एक्ट लाइक एसिटाइलकोलिन, और ये एसिटाइलकोलिन की तरह ही आपकी बॉडी में काम करना शुरू करती है। एसिटाइलकोलिन क्या करता है? निकोटीनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, निकोटीनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, लिहाजा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि द डी पोलर, क्योंकि इसका काम है कि ये डीपोलराइजिंग है। डीपोलराइजिंग का क्या मतलब है? कंट्रैक्ट करना स्केलेटल मसल्स को, या आप दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे लिख सकते हैं कि डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग है, तो ब्लॉकर लेकिन डीपोलराइज करती है, यानी कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है। ब्लॉकर ड्रग जिसका नाम है सक्सिनाइलकोलिन attaches to nicotinic receptors and act like acetylcholine। ठीक है जी, this drug remains attached to the receptor for longer time and provide constant stimulation of receptor।
यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो आपकी सक्सिनाइल कोलिन है ये इसी तरह से काम करती है जिस तरह से आपका एसिटाइल कोलिन काम करता है। अगरचे ये एगोनिस्ट दवाई है, इसको चाहिए था कि निकोटिनिक रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक करे, लेकिन ये क्योंकि डीपोलराइजिंग एजेंट है, इसकी नेचर ही ये है कि ये डीपोलराइज करती है, लिहाजा ये जाके निकोटिनिक रिसेप्टर्स को पहले एक्टिवेट करती है। काफ़ी देर तक ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए ये इसको एक्टिवेट करके रखती है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट किए रखती है और आपके मसल्स को क्या करती है, आपके मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, कांस्टेंट स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर एज आ रिजल्ट, जब आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपके स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स अकर। ठीक है, काफ़ी देर के लिए आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस अमल को हम कहते हैं फैसिकुलेशन। ठीक है जी, इसे कहते हैं, ये लफ्ज़ आपने याद रखना है, फैसिकुलेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है एक ब्लॉकर ड्रग की वजह से और आपके मसल्स क्या होते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं एंड आफ्टर दिस पैरालिसिस। पैरालिसिस का क्या मतलब होता है, मसल्स का रिलैक्स हो जाना अक्कर। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पहले आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी देर तक वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, उसके बाद यही ड्रग जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट किए हुए थी, कुछ देर के बाद यही ड्रग निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। जब ये निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है तो उस वक्त आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आप वर्ड पैरालिसिस याद करते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप हमेशा पहले लिखेंगे कि जब आप ये ड्रग देते हैं तो काफ़ी देर तक आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, जब आप ये क्यों, इसलिए हम इसको ज़्यादातर सर्जरी के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। काफ़ी देर तक आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, कई घंटों तक, उसके बाद कुछ देर, काफ़ी देर के बाद आपके मसल्स आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं फैसिकुलेशन और मसल्स के रिलैक्सेशन को हम कहते हैं पैरालिसिस। जब किसी को पैरालिसिस हो जाती है तो वो कभी भी अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जिस कंडीशन में उसका हाथ या पाँव पड़ा रहता है वो उसी कंडीशन में मौजूद रहता है। सो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये पहले मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके बाद मसल्स को रिलैक्स करती है। ये इसका ड्यूअल बिहेवियर है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सक्सिनाइल कोलिन जो है वो एक्सेप्शनल बिहेव करती है। इसको चाहिए तो ये था कि ये डायरेक्ट जाके मसल्स को रिलैक्स करती, जैसे ट्यूबरक्युलिन कर रही थी, लेकिन पहले ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा देर के लिए करती है, इसलिए हम इसको डीपोलराइजिंग एजेंट कहते हैं, और फिर बहुत थोड़ी सी देर के लिए उसको रिलैक्स भी कर देती है। ये दोनों इफ़ेक्ट्स आपने याद रखने हैं। अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे और ये भूल जाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। आप सिर्फ ये लिख देंगे ये भूल जाएंगे तब तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ज़्यादा देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर बहुत सी थोड़ी देर के लिए उसको रिलैक्स करती है। अब आ जाते हैं जनाब यूजेस, हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ड्रग जो कितना शॉकिंग बिहेव करती है, इस ड्रग को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इस ड्रग को आप मोस्टली इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल, ये एक प्रोसेस का नाम है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर किसी को सांस का मसला आ रहा है, वो प्रॉपर उसके मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही और उसके मसल्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप उसके मसल्स को बाहर एक मशीन के ज़रिए से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। उस प्रोसेस को आप कहते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। इस तरीके में आप पेशेंट की बॉडी के अंदर एक ट्यूब एंटर करते हैं। ये ट्यूब जाकर उसके जो एयरवेज होते हैं, हवा की जो नालियाँ होती हैं, जो सांस की नालियाँ होती हैं, उस ट्यूब ये ट्यूब अंदर जाती है
और आपकी सांस की नालियों को ओपन कर देती है, एयरवेज को ओपन कर देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक आर्टिफिशियल मशीन के ज़रिए से आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा दी जाती है। और इसको आप एनेस्थीसिया के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट सांस नहीं प्रॉपर ले पा रहा होता, तो उस केस में उसको सांस का इशू आ रहा होता है, सांस में रुकावट आ रही होती है। उस मसले को सॉल्व करने के लिए आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन क्या होता है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि ट्यूब can be connected to a ventricular machine to a ventricular machine to provide artificial respiration, which causes artificial respiration क्या करती है, which causes opening of airways, airways mean सांस की नालियाँ, to provide ऑक्सीजन टू द मसल्स। लिहाजा आपके मसल्स में जो ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, अब आपकी मसल्स की ऑक्सीजन की कमी को इसके ज़रिए से पूरा किया जाता है। ठीक है, इसको सिर्फ आप इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सक्सिनाइल कोलिन को आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये डुअल बिहेवियर करता है और हमें डुअल बिहेवियर वाली कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ती है, डोज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लिहाजा इस ड्रग को अवॉइड किया जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि सक्सिनाइल कोलिन जो है वो एक्सेप्शनल बिहेव करती है, क्योंकि ये डीपोलराइजिंग ड्रग है, लिहाजा ये एसिटाइल कोलिन की तरह से ही काम करती है। पहले काफ़ी देर तक आपके पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर एकदम से आपके पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को आप फेसिकुलेशन भी कहते हैं, इसको आप ट्विचिंग ऑफ मसल्स भी कह सकते हैं, डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल हो सकती हैं। और मसल्स के रिलैक्स होने को आप पैरालिसिस कहते हैं। और इस दवाई को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी भी पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करनी हो, उसको उसके मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही और आपने बाहर किसी मशीन के ज़रिए से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, तब आप ये दवाई जो है पेशेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी सबसे डिफरेंट है। ठीक है जी, इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आता है कि जब आप पेशेंट को ये दवाई लगाते हैं तो उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि उसको बुखार हो सकता है, उसकी बॉडी गर्म हो सकती है। इस चीज़ को आप कहते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया, हाइपर मीन इंक्रीज, थर्मिया मीन टेम्परेचर, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है इस दवाई को इस्तेमाल करने से। दूसरा इसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो है हाइपर कैलीमिया, यानी कि कैलीमिया होता है कैल्शियम, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो है वो बढ़ सकता है। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी डिफरेंट है, इसका बॉडी पे एक्शन भी डिफरेंट है और इसका यूज़ भी डिफरेंट है। तो ये था आपकी सक्सिनाइल कोलिन, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको ऐसा याद करना है जिस तरह से ये लिखा हुआ है। ये बाकी ड्रग्स की निस्बत एबनॉर्मल बिहेव करती है, और जो ड्रग एबनॉर्मल बिहेव करती है इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपके बाकी सिस्टम से डिफरेंट होते हैं, लिहाजा बच्चे इसको भूलते बहुत जल्दी हैं। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इसको याद करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन इसमें से आए तो आप इसको इजीली अटैम्प्ट कर सकें। सीक्वेंस आपने याद रखना है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा। अगर आप पहले रिलैक्स कर देंगे बाद में कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।